हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज मैं आपको क्लास 12th का जो आपका फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका जो टॉपिक आपका लॉस एंड हिस्टेरेसिस, वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो हम मूव करते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि आपका हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, ठीक है, आपकी रिटेंटिविटी, कोहेसिविटी क्या होती है, हमने ये टॉपिक समझे थे। और थोड़ा सा हमने लॉस के बारे में पढ़ा था कि आप हिस्टेरेसिस जब लूप के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, यानी आप जब हिस्टेरेसिस में क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें आपका बी जो है वो लैग करता है किसको, आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को, आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को भी लैग करता है। तो हमने हिस्टेरेसिस लूप में, ये जब हमने हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट समझा तो हमने इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा कि हम जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होता है, उस समय एनर्जी का लॉस होता है। सो बेसिकली आप वो जो एनर्जी का लॉस देखते हैं वो आप ट्रांसफॉर्मर्स में आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर्स है उस पे जब हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं एनर्जी का, ठीक है, जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं एनर्जी का तो उस समय, ठीक है, उस समय कुछ हीट एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, हीट एनर्जी का लॉस होता है, या आप कह सकते हैं कि एनर्जी का लॉस होता है जो कि हीट की फॉर्म में होता है। तो जो आपका ये हीट लॉस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। और क्योंकि जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है इसकी वजह से जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है या आपका जो भी आप, जैसे इसमें ट्रांसफॉर्मर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी होती है वो भी कम होती है, रिड्यूस होती है, किसकी, ट्रांसफॉर्मर्स की। किस वजह से, आपके इस हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से, जो कि कब होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के टाइम पे होता है। तो इस हिस्टेरेसिस जो आपका लॉस है उसको रोकने के लिए, यानी जो आपका एनर्जी लॉस है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में। किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में, क्योंकि जो आपका एनर्जी लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस जो है, सॉफ्ट आयरन के केस में बहुत ही कम होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन के केस में बहुत ही कम होता है अगर हम किसी और मटेरियल की बात करें। तो हमने इसमें हिस्टेरेसिस लॉस को समझा कि जब हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं किसी मटेरियल को, या आप किसी आपका ट्रांसफॉर्मर है किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो उस समय क्या होता है, हीट लॉस होता है जिसे हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और उसको मिनिमाइज, उसको कम करने के लिए हम उसमें आयरन, जो आपकी सॉफ्ट कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। तो हम हिस्टेरेसिस कर्व समझेंगे कि आपका जो स्टील होता है, ठीक है, और आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें क्या डिफरेंस है, और क्यों हम जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है उसको हम प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू स्टील या किसी और मेटल के फॉर द कोर, यानी कोर के लिए, ठीक है। तो हमारा पहला है, आप यहाँ देख सकते हो फिगर, आपका ये ए फिगर है जो आपका स्टील का हिस्टेरेसिस कर्व दिखा रहा है, और दूसरा आपका सॉफ्ट आयरन है, यानी एक केस में आपने सोलेनॉइड के अंदर स्टील की, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम हिस्टेरेसिस में क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड के अंदर कोर लगाते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड की यहाँ पे कोर लगाते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक स्टील की कोर लगाई, उसका ऑब्जर्व किया हिस्टेरेसिस कर्व, देन हमने सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई और उसका हिस्टेरेसिस कर्व ऑब्जर्व किया, और वो कुछ इस तरीके का आया जैसे कि आप फिगर ए और बी में देख सकते हैं।
तो अब हम ये कंपेयर करेंगे कि आखिर जो हमारा ये दो मटेरियल है, यानी आपका जो स्टील है और ये सॉफ्ट आयरन की जो कोर है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों हम सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करें। तो जो आपकी रिटेंटिविटी होती है सॉफ्ट आयरन की, ठीक है, जो रिटेंटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी? सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसकी रिटेंटिविटी? आपकी स्टील की रिटेंटिविटी। ठीक है, सो आपकी जो रिटेंटिविटी होती है सॉफ्ट आयरन की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टील। आपको पता है कि रिटेंटिविटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जो आपका मटेरियल है वो मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटाइजेशन को अपने अंदर रखे रखता है या रिटेन करके रखता है। अगर हम उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हटा दें तभी भी, यानी जो आपका सॉफ्ट आयरन है वो काफी देर तक आपका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अपने अंदर रिटेन करके रखेगा, अगर उसका आप कंपैरिजन करें स्टील से। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट रिटेंशन का या रिटेंटिविटी का पॉइंट समझ में आया होगा। अब जो आपकी सॉफ्ट आयरन होती है, ठीक है, जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है स्टील से। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है अगर हम उसको कंपेयर करें किससे? स्टील से। ठीक है, तो इस वजह से भी हम सॉफ्ट आयरन को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपका लॉस है उसको हटाने के लिए, काम करने के। नेक्स्ट हम कोएसिविटी की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका सॉफ्ट आयरन जो कोर होती है या सॉफ्ट आयरन जो आपका मटेरियल है उसकी जो आपकी कोएसिविटी है, ठीक है, कोएसिविटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्टील। ठीक है, एज कंपेयर टू स्टील जो आपकी सॉफ्ट आयरन की कोएसिविटी है वो कम होती है। यानी आपका जो सॉफ्ट आयरन है वो आपका डीमैग्नेटाइज होने की जो उसकी पावर है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं जो ये प्रॉपर्टीज है, जो आपका सॉफ्ट आयरन है वो क्या करता है? मैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी से लूज करता है स्टील से। तो इसकी जो ये प्रॉपर्टीज है यानी कोएसिविटी कम है आपके जो सॉफ्ट आयरन है उसकी। ठीक है, ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइजेशन को क्या करता है? लॉस कर लेता है एज कंपेयर टू स्टील। ठीक है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, रिटेन करके रखता है ज्यादा। तो ये जो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो हमने यहाँ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इस वजह से आपकी जो आपका सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, आप सॉफ्ट आयरन का यूज करते हो एज कंपेयर टू स्टील। अब हम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जब हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ा तो आपने ये पढ़ा कि क्या करते हो आप? एक सोलोनाइट के अंदर एक कोर लगाते हो किसी सब्सटेंस की। ठीक है, सो जब आप सोलोनाइट के अंदर कोर लगाते हो और फिर उसमें से क्या करते हो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हो, है ना? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हो, हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, सो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेसिकली। तो हम अब पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो पहले हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, जिसे मैं फिगर ए कह रही हूँ, ये आपका फिगर ए है। ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और आपका ये फिगर बी है जिसे आप परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक तरीके का मैग्नेट होता है, मतलब एक तरीके का ये एक मैग्नेट है जिसमें आप क्या करते हो? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो इलेक्ट्रिक करंट से। यानी जैसे कि आपने क्या किया था?
हिस्टेरेसिस जब आप पढ़ रहे थे उसमें भी आपने एक सोलोनॉइड लिया था जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया था, ठीक है। आपने हिस्टेरेसिस में क्या पढ़ा था, सोलोनॉइड लिया था जिसके अंदर आपने कोर लगाई और बैटरी से कनेक्ट किया, और आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराई, ठीक है। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराई वो आपने बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास करके करवाई, जिस कारण आप उसकी डायरेक्शन को भी, बैटरी की पोजीशन को चेंज करके आपने उसकी डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो आपने डायरेक्शन थी उसको भी चेंज कराया। तो बेसिकली वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही था। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक तरीके का मैग्नेट होता है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाते हैं, किसकी हेल्प से, आपका इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो डिसअपेयर हो जाती है यानी खत्म हो जाती है या गायब हो जाती है। गायब हो जाती है कब, जब आप करंट को बंद कर देते हो, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके के जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनकी, वो आपकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है या गायब हो जाती है। जो इस तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं बेसिकली उसमें आप एक वायर जो है, आप एक वायर का यूज करते हो जो कि कॉइल की फॉर्म में आप किसी मैटर पे वुंड करते हो यानी लपेटते हो, यानी जो आपकी वायर है कॉइल मतलब ये इस तरीके से आपने इसको वायर को लपेटा, किस पे, किसी ये सब्सटेंस है जो आपने जिसके चारों तरफ इसे लपेटा है। तो इस फॉर्म में आप, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो। वही आप यहाँ परमानेंट मैग्नेट देख सकते हो, जो आपका चुंबक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है वो किसी मटेरियल से बना होता है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बना होता है, और जिसका खुद का अपना मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, खुद का अपना मैग्नेटाइजेशन होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दो, ठीक है, या जिसकी खुद की अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जिसकी खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है बेसिकली वो एक तरीके के मैटर से बना होता है, ठीक है, जो मैग्नेटाइज होता है और जिसकी खुद की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो ये आपका रेफ्रिजरेटर यानी आपके जो फ्रिज होते हैं उसका जो मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसमें जो उसका जो मैग्नेट होता है आपका जो कि आपका रेफ्रिजरेटर का यानी जो आपका फ्रिज होता है उसका जो दरवाजे को जो होल्ड करके रखता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर का जो मैग्नेट होता है जो उसके दरवाजे को होल्ड करके रखता है वो उसका एग्जाम्पल है। पहले हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। सो पहली जो परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है वो ये है, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो पहले से होती है, ये ऑलरेडी मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैग्नेटाइज होता है। दूसरा जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि ये किस तरीके के मैटर का बना है, ठीक है, किस तरीके की धातु का बना है, ये उसके ऊपर इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, यानी कि कितना स्ट्रांग होगा, ये कितना लाइटली अट्रैक्ट करेगा किसी चीज को, या मैग्नेटिज्म इसमें कितना होगा वो इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है, अगर ये एक बार अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो दे तो ये किसी भी काम नहीं आता, यानी अगर इस पे मैग्नेटिज्म इसका हम खत्म कर दें तो ये यूजलेस है, आप दोबारा से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते या इसे आप दोबारा से मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ये यूजलेस हो जाता है, यानी आप इसका उपयोग ही नहीं कर सकते। इसमें आपको एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं देना होता है, यानी आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखने के लिए, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल बना रहे, इसलिए आपको इसको कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी होती।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो इसके मैग्नेट होते हैं, जो आपके ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसका आप पोल्स को चेंज नहीं कर सकते हो। यानी जो हिस्सा इसका साउथ का होगा, यानी साउथ पोल होगा, वही इसका हमेशा साउथ रहेगा, और जो इसका नॉर्थ पोल होगा, जो हिस्सा इसका नॉर्थ पोल होगा, वो हमेशा नॉर्थ पोल रहेगा। अगर हम हिस्टेरेसिस कर्व की बात करें जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड के जो पोल्स थे उसको चेंज हम कर पा रहे थे, क्योंकि हम उसकी बैटरी के जो पोजीशन है उसे चेंज कर रहे थे। उसकी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके हम उसके पोल्स को चेंज कर पा रहे थे। लेकिन जो आपका ये परमानेंट मैग्नेट होता है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपका जो साउथ पोल होगा वो साउथ ही रहेगा हमेशा, और जो आपका नॉर्थ पोल होगा वो आपका हमेशा नॉर्थ ही रहेगा। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी शो करते हैं, यानी वो अपनी चुंबकीय जो उसकी प्रॉपर्टीज है या शक्ति है या जो भी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो तभी वो शो करते हैं या तभी वो दिखाते हैं जब उस पे से आप करंट को पास करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल है जो आपने एक मटेरियल पे लपेटा हुआ है जिसे आप कोर कहते हो, ठीक है। और ये जो आपकी वायर है या कॉइल है, ठीक है, जो आपकी ये वायर है उसको आपने उसके दोनों हिस्से आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। तो जब इसमें से इस बैटरी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे, तभी जो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाएगा या शो करेगा, ठीक है, तभी ये शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो किस पे डिपेंड करती है, करंट के फ्लो पे, ठीक है। आपने कितना करंट फ्लो कराया है, कितना करंट आपने उधर से पास करवाया है, उसके ऊपर ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि आप कितना करंट इससे पास करवा रहे हो। और जो आपका इसकी जो डायरेक्शन होती है, स्ट्रेंथ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, वो भी आपका इसी से कि आपने बैटरी का जो बैटरी की पोजीशन वो किस तरीके से की। अगर आप इस बैटरी को दूसरी तरफ से लगाए, यानी आप अगर यहाँ पे इधर पे अगर आप नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करा दे पॉजिटिव की जगह, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कनेक्ट करा दे, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो अलग हो जाएगा। यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी अब इधर से जाएगी, तो इसमें क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी दूसरी तरफ से, यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब जैसे कि हमने पिछले परमानेंट मैग्नेट में पढ़ा कि अगर हम एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक परमानेंट मैग्नेट की उसे हटा दें तो वो यूजलेस हो जाता है, उसका हम कोई यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो कराते हैं तभी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। यानी कि अगर हम करंट को रोक दें या बंद कर दें या इससे फ्लो ही ना करवाएं, तो क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो अगर आपको फिर से उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिर से आप ये चाहते हैं कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर से आ जाए, तो आप फिर से उसे बैटरी से कनेक्ट करके आप उससे करंट फ्लो कराएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है,
जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अगर आपको उसको हटाना है, ठीक है, अगर आप उसे हटाते हैं तो वो टेम्पररी होता है, यानी आप एक बार उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिमूव करके हटा के फिर से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? आपका जो करंट होता है, ठीक है, करंट होता है उसकी हेल्प से। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करना चाहते हैं कि ये मैग्नेटिक अपना इफेक्ट दिखाता रहे, तो आपको इसको लगातार इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी करंट सप्लाई करना होगा, या आप कह सकते हैं कि इसे आपको इलेक्ट्रिसिटी लगातार सप्लाई करानी पड़ेगी। और बेसिकली जो आपके ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये सॉफ्ट मटेरियल्स के बने होते हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल्स के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन इस तरीके के मटेरियल के बने होते हैं। तो हमने परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, और इसमें जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो देखें कि आपका जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, उसकी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज खो जाएं, खत्म हो जाएं, तो वो यूजलेस हो जाता है। जबकि हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो इसमें हम जो इसकी प्रॉपर्टीज को खत्म कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आप दोबारा से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट करवा सकते हैं, और ये सब कुछ इसके इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लो है या करंट के फ्लो है उस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स, अपनी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो 5.1 है। यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है, ये आपकी एक फिगर है। तो जो आपकी ये फिगर है इसमें आपको एक मैग्नेटिक निडल, ये आपकी क्या एक मैग्नेटिक निडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपका 7.5 इंटू 10⁻²⁻² एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसे आप आई से रिप्रेजेंट करते हो वो कितना है? 7.5 इंटू 10⁻⁻6 kg स्क्वायर मीटर, ठीक है, आपका ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब वो बोल रहा है कि जो आपका ये मैग्नेटिक निडल है वो उसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है, ठीक है, उसका आपको आई दे दिया गया है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है। अब वो बोल रहा है कि वो 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन करता है कितने टाइम पे? 6.70 सेकेंड पे। हमें ये बताना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, यानी हमें इसमें बी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। पहले आपको दिया गया है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट m, ठीक है, आपको सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, जिसे आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपका जो ये स्मॉल m है ये है आपका 6.7 इंटू 10⁻² एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके m की वैल्यू है। दूसरा आपको दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ठीक है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, ये आपका है 7.5 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जो कि आपका 10 ऑसिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है, और आपको टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, टाइम पीरियड दिया गया है कि कितने टाइम में इसने 10 ऑसिलेशंस परफॉर्म किए हैं, जो कि आपका 6.70 सेकेंड है। तो आपको ये सब चीजें दी गई है। पहले हम निकालेंगे टी। चलो पहले हम ये देख लेते कि हमारा फॉर्मूला क्या है। सो हमारा B इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर I पाई स्क्वायर I अपॉन आपका M टी स्क्वायर होता है। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए आपका, हमें इसमें I चाहिए जो हमें गिवन है, M चाहिए जो कि गिवन है, और T चाहिए। T यानी आपका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो हमें पहले T निकालना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, पहले T निकालेंगे। पहले हम T निकाल देते हैं। सो आपका T होता है आपका टाइम पीरियड, यानी आपको एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है, आपको ये निकालना है कि आपको एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, वो आपको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करना है। सो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो पहले आप इसके यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आपको कितना टाइम 10 ऑसिलेशंस को करने में लगा। टोटल ऑसिलेशन कितने हैं, 10। सो अपॉन आप इसके 10 कर देंगे, यानी कि जो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो आपके 10 है, और वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपने 10 ऑसिलेशन कितने टाइम में किया है, 6.70 टाइम पे किया है। तो आप जब एक ऑसिलेशन का टाइम देखेंगे तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, आपने टोटल कितना टाइम पीरियड लगा है अपॉन आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है। तो आपके पास आ जाएगा 0.67 सेकेंड। तो आपके पास ये क्या आया, आपका एक जो ऑसिलेशन है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपने अभी समझा कि सारी की सारी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे और हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमने अभी T निकाला है। अब हम सारी वैल्यूज को अपने ये B का जो फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपका ये फॉर्मूला है B इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन M आपका T स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें सारी वैल्यूज डाल देते हैं। हमने एक ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड लगेगा वो हमने यहाँ पे निकाला है। अब हम क्या करते हैं, 4, ठीक है, 4 आपका एज इट इज रहेगा। आपकी पाई की वैल्यू होती है 3.14 होल स्क्वायर इनटू आपकी जो आई की वैल्यू है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन आपका m यानी मैग्नेटिक मोमेंट आपको कितना दिया गया है 6.7 इंटू 10⁻², ठीक। और हमने t की वैल्यू कितनी निकाली, 0.67 सेकेंड, 0.67 सेकेंड। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.67 सेकेंड। ठीक है, ये आपका
स्क्वायर होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करके आपके पास b की वैल्यू आएगी जो आपकी होगी 0.01 टेस्ला। 0.01 टेस्ला आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो आपका b का फॉर्मूला है ये आपने पढ़ा हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या था, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें जो आपका t होता है वो 1 ऑसिलेशन के लिए हमने निकाला, ठीक है, यानी टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा वो ये t है। तो हमने क्या किया, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकाला, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इस फॉर्मूले में, प्लस हमने क्या किया, जो आपको गिवन था मैग्नेटिक निडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है m और आपका ये I, ठीक है, I जो गिवन था ये, और आपका जो t की वैल्यू जो हमने निकाली वो सब्स्टिट्यूट करी, तो फाइनली हमारा b आया जो कि 0.01 टेस्ला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि आपको एक छोटा बार मैग्नेट दिया गया है जो कि 30 डिग्री एक्सटर्नल फील्ड में यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 800 गॉस है, ठीक है। एक छोटा बार मैग्नेट लिया गया है जो कि 30 डिग्री पे रखा गया है, किसके अलोंग, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो 800 गॉस की है जो आपने दे रखी है। तो जो आपका ये बार मैग्नेट है इस पे क्या आएगा, एक टॉर्क लगेगा, ठीक है, एक टॉर्क लगेगा जो कि 0.016 Nm का टॉर्क है, ठीक है, जो 0.016 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो लगेगा। हमें इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है मैग्नेट का, कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा पहला। दूसरा हमने क्या बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा हमें इसकी जो मोस्ट स्टेबल, ठीक है, जिसमें ये स्थिर था उससे इसकी अनस्टेबल पोजीशन तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक। और आपके पास थर्ड जो है उसमें ये है कि अगर आप बार मैग्नेट को किसी सोलेनॉइड से रिप्लेस कर दें, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स यानी उस पे टर्न्स कितने हैं, कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो आप उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आपको सेम दिया गया है, तो उसमें हमें करंट बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा आपके सोलेनॉइड से। यानी जो हमने यहाँ बार मैग्नेट लिया, ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे सोलेनॉइड से, ठीक है, सोलेनॉइड से रिप्लेस कर देंगे। और उसका उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिया है कि किस उसकी डायमेंशन दिया है, उसको क्रॉस सेक्शन दिया है और उसमें कितने टर्न्स होंगे, ठीक है, कितना टर्न्स होंगे वो भी दिया है, और हमें बस ये बताना है कि उसमें करंट कितना फ्लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने सारे लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। हमें थीटा गिवन है यानी एंगल जो कि आपका 30 डिग्री है, ठीक है। देन आपके पास क्या गिवन है, आपके पास टाउ गिवन है यानी टॉर्क गिवन है, टॉर्क जो कि आपका 0.016 न्यूटन मीटर है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, इसमें आपको इसमें सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन दे रखा है जिसको आप ए से लिखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जिसमें
इसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है, n की वैल्यू जो कि आपकी 1000 टर्न्स है। ठीक है, आपको ये सब गिवन है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यानी मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट का, ये आपको निकालना है। सो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट, हम ये जानते हैं कि आपका जो टाउ होता है वो आपका mb sin थीटा होता है। ठीक है, जो आपकी टाउ की वैल्यू होती है वो mb sin थीटा होती है। अब हमें क्या क्या गिवन है इसमें, आपका टाउ गिवन है वो 0.016 होता है। m आपको निकालना है यानी मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। देन आपके पास b, जो आपकी b है, तो b की वैल्यू आपको गिवन है 800 गॉस। अगर हम इसे गॉस है, अगर हम इसे टेस्ला में लिखें तो ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 10⁻⁻⁴ आपका टेस्ला हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, बी साइन आपका कौन सा है, साइन आपका थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो साइन 30 हमें पता है हाफ होता है, तो हम m की वैल्यू इसको अरेंज करेंगे, फिर -4, और आपका जो साइन 30 है, साइन 30 कितना होता है, आपका हाफ होता है साइन 30। तो हम यहाँ पे हाफ इंटू कर देंगे। ठीक है, हम इसे हाफ इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। यानी आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर आया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको मैंने आपको अभी पार्ट ए करवाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के पार्ट्स कराऊंगी। आई होप मैंने जो आज आपको पढ़ाया और जो न्यूमेरिकल्स करवाए वो आपको समझ में आए होंगे। आप इसे रिवाइज करें और अपना जो पुराना हमने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।